आपका हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और कई वर्षों बाद आज डॉक्टर साहब हम सर फिर एक बार इस तरीके से रूबरू हो रहे हैं। यस सर, पहले ईटीवी में थे तो हुआ करते थे, फिर जी में हुआ करते थे। आप तो एवरग्रीन मिनिस्टर हैं सर, सफलताओं के प्रतीक हैं, सफलताओं के चरम हैं आप तो जो है। अभी जो मंत्रालय हैं आपके पास में इतने सारे, तो मेरा ऐसा मानना है कि इन एंड आउटसाइड कंट्री यू आर कंसिडर्ड एज द ब्रेन चाइल्ड एंड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इकोनॉमिक एरियाज। तो मेरा सवाल ये है कि इतने कम समय में आपके कार्यकाल में, प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के कार्यकाल में, आज भारत जो है एक ग्लोबल हब बन गया है मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का। ये सब चमत्कार कैसे हुआ इतने कम समय में? आपने अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जिक्र करते हुए और उन प्रधानमंत्री जी के टीम और कार्यालय के बारे में जिक्र करते हुए एक शब्द इस्तेमाल किया, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। प्रधानमंत्री जी आज विश्व के नेता के रूप में जो उभरे हैं, उसके पीछे अगर कोई एक सबसे बड़ा कारण मुझे ध्यान में आता है, वो है उनकी विश्वसनीयता। आज पूरा विश्व जिस प्रकार से हर भारतवासी को एक अपनापन लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी को काम को देखते हुए, उनके साथ उनकी बात सुनने में, उनके साथ मिलने में, और वो विश्वसनीयता पारदर्शिता के कारण आती है। एक भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, जिस प्रकार से उनका पूरा जीवन एक ओपन बुक है, जिस प्रकार से वो दिन रात एक करके अपना पूरा कण कण क्षण क्षण देश को समर्पित कर चुके हैं, और जो लगभग 22 वर्षों में, पहले 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, 9 वर्ष अब केंद्र में देश के प्रधानमंत्री के रूप में, जो 22 वर्ष में उन्होंने नई सोच देश के समक्ष रखी है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकाल में आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस देश की समस्याओं को निपटने के लिए दिए हैं, मैं समझता हूं जो विश्वास कमाया है देशवासियों का भी और विश्व स्तर पर विश्व के नेताओं का, विश्व के लोगों का, विश्व के उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों का, आज वही भारत को एक इंजन ऑफ वर्ल्ड ग्रोथ के रूप में देख रहा है। पूरे विश्व की आशाएं, अपेक्षाएं टिकी हुई हैं कि भारत जितनी तेज गति से प्रगति करेगा, विश्व उसका लाभ लेगा। आप देखिए, आपके देखते देखते भारत जो है 2014 में संसार की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। 5 साल में आप लोगों ने पलट दिया, प्रधानमंत्री जी ने पलट दिया, 5वें नंबर पे आ गए। अब आप लोग टारगेट कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम 3रे नंबर पे आने वाले हैं। तो क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? कॉन्फिडेंट ही सिर्फ नहीं हूं, लेकिन पूरा एक प्लान के हिसाब से प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हवा में आंकड़ा दे दिया कि हम आज 5वें हैं, कल 3रे नंबर पे हो जाएंगे। पूरा रोड मैप बना हुआ है, उसके लिए आधारशिला बनी है, एक मजबूत व्यवस्थाओं के साथ एक ऐसा फाउंडेशन लेके है भारत के लिए कि दुनिया की कोई ताकत भारत को अगले 4-5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के 3रे कार्यकाल में विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से रोक देगी। एक सवाल और है मेरे मन में। आप प्रधानमंत्री के साथ निकट रूप से काम करते हैं, आपका मंत्रालय ऐसा है, राज्यसभा का रोल है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, इन सब के साथ साथ एक सवाल ये आश्चर्य में मुझे डालता है कभी कभी कि इतने आत्मविश्वास में कैसे रहते हैं। 24 की बात नहीं करते, 29 की बात नहीं करते, सीधे 2047 की बात कर रहे हैं। तो इतने आत्मविश्वास में कैसे हैं वो? जगदीश जी, अगर आप प्रधानमंत्री जी के काम करने के ढंग पे थोड़ा गौर करें, तो वो समस्याओं का हल कोई शॉर्ट टर्म मेजर्स या लिपातोपी करके नहीं करते। समस्याओं की जड़ में जाना उनका स्वभाव है, उसको जड़ से
समाधान कैसे निकालना और ऐसा समाधान जो लंबे अरसे तक उस समस्या को पुनः कभी देश के सामने आने ना दे, नए नए इनोवेटिव आइडियाज के साथ देश को आगे बढ़ाने के काम को गति देना, प्रगति देना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अच्छी तरीके से कैसे हो, पारदर्शिता और ईमानदार व्यवस्थाएं कैसे देश में आए और प्रायोरिटाइज करना, क्या चीजें पहले करने की आवश्यकता है जिससे देश की विकास की गाथा और तेज गति से आगे बढ़ सके। इसी के साथ साथ वो सिर्फ बजट और आउटले पे विश्वास नहीं करते, वो आउटकम पे फोकस करते हैं कि जो मैं काम करूं उससे लाभ अधिक से अधिक कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग तक कैसे पहुंचे और वो लाभ ऐसा हो जो लाभ के आधारशिला पर वर्षों वर्षों तक देश कैसे आगे बढ़ सके। तो आखिर फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी देश माना जाता था 2014 के पहले। फ्रेजाइल 5 यानी विश्व की 5 सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में भारत गिना जाता था। अब इतने कम समय में 9 वर्ष में आज हम विश्व की ग्रोथ इंजन बन जाए। आप विश्व सोचे कि जो पूरे विश्व में ग्रोथ होगी या जो बढ़त होगी अर्थव्यवस्था में उसका 15% एक मात्र भारत से आएगा। और आखिर इतने बड़े विश्व में हमारी जो आज की स्थिति है, आज तो हम $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, करीब करीब 250 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्लान बनाया है, जो रोड मैप बनाया है देश की आगे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का, जो हर वर्ष क्या क्या होंगे वो टारगेट सेट किए, उसको जब हम देखते हैं तो 2047 में आज से 24 साल बाद भारत $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से बढ़ के $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, यानी 10 गुना बढ़ी आज से। वाह। ये पूरा प्लान बना के प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। इससे ये आत्मविश्वास आता है कि हम एक विकसित देश बनेंगे, हम एक समृद्ध देश बनेंगे। एक देखिए आपके मंत्रालय ने युवा पीढ़ी के लिए स्टार्टअप किया, इनोवेशन किया, एंटरप्रेन्योरशिप की, तो कैसी चल रही प्रगति इसमें? आप देखिए, आज से 7 वर्ष पहले 2016 में स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया। उस समय देश में 1000 से भी कम, वास्तव स्थिति तो 452 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया अपने युवा युवतियों को और उन्हें पूरा विश्वास है भारत की युवा शक्ति के ऊपर, उन्हें पूरा विश्वास है हमारे युवा युवतियों के हुनर पर, उनकी काबिलियत पर। उन्होंने स्टार्टअप इंडिया मिशन लॉन्च किया। इस मिशन के तहत अलग अलग योजनाएं दी, जैसे फंड्स बनाए जिससे स्टार्टअप्स को पर्याप्त मात्रा में पैसे मिल सके, उनकी जो नई खोज होती है, जो अनुसंधान है, इनोवेशन है, उसको पेटेंट्स कैसे जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर सके, कम खर्चे से कर सके, सरकारी जो खरीद होती है उसमें कैसे उनको प्रोत्साहन मिले, प्राथमिकता मिले। देश में एक नया वातावरण क्रिएट किया स्टार्टअप्स को बढ़त देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। और उनके आह्वान पे जो आज देश में जॉब सीकर्स, जॉब क्रिएटर्स के रूप में उभरे हैं, वो अपने आप में एक विश्व में भारत की पहचान बनी है। आज हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम, जिसमें लगभग 1 लाख स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है हमारे मंत्रालय में, और इससे कई ज्यादा तो अनरजिस्टर्ड भी चल रहे हैं। इन्होंने विश्व की 3री सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में बनाई है। मात्र 7 वर्षों में, जो हमारा नामो निशान नहीं था स्टार्टअप्स में, और हम विश्व में 3रे अंश पर आ गए, ये देश के लिए एक बड़े गर्व की बात। और डिजिटल रेवोल्यूशन, इसमें भी क्रांति आई है इतनी। इनोवेशन देश में ऑलवेज था, और डिजिटल साथ में डिजिटल डिजिटलाइजेशन
उस इनोवेशन की भावना के साथ जब जोड़ दिया गया तो डिजिटलाइजेशन प्लस इनोवेशन दोनों को मिला के आज भारत ने देखिए कैसे प्रगति की है। जैम जो जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी है, आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 30 लाख करोड़ लगभग 350 अलग अलग योजनाओं के तहत भारत के गरीबों तक पहुंचा है, निम्न मध्यम वर्ग परिवारों तक पहुंचा है। अच्छा 30 लाख करोड़ पहले भी पहुंचता होगा, लेकिन पूर्व में प्रधानमंत्री क्या कहते थे कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, मात्र 15 रुपए पहुंचते। यार एक निहत्थे भाव से सरकारें चलती थी। प्रधानमंत्री जी कभी कमजोर दिल के व्यक्ति नहीं है, समस्या देखते हैं तो उसका समाधान ढूंढते हैं। और आप एक कैलकुलेट करिए या सोचिए कि अगर पहले के जो कांग्रेस या यूपीए के शासन के समय जिस प्रकार से व्यवस्थाएं चलती थी, जिस प्रकार से लाभार्थियों तक लाभ पहुंचता था, उस हिसाब से अगर 30 लाख करोड़ गरीबों तक पहुंचाना होता तो देश को 200 लाख करोड़ रुपए भेजना पड़ता। अगर 200 लाख करोड़ जाता तो 15% यानी 30 लाख करोड़ गरीबों तक पहुंचता। और वो 200 लाख करोड़ कहां से आता? जगदीश जी, आपके और आपके श्रोताओं से टैक्स वसूल कर करके 200 लाख करोड़ इकट्ठे करने पड़ते, जिससे 30 लाख करोड़ गरीबों तक पहुंचता। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना कोई टैक्स का बर्डन बढ़ाए, उल्टे जीएसटी के माध्यम से तो अधिकांश चीजों पे टैक्स कम हुआ है। आज देश में इनकम टैक्स के रेट्स लगातार 9 वर्ष में कम किए गए, सुविधाएं दी गई है मध्यम वर्ग परिवारों को, गरीबों को, हमारे सैलरी क्लास को सुविधाएं दी गई हैं। गैस सिलेंडर 200 रुपए। आज ही हमारी बहनों को रक्षा बंधन का तोहफा दिया गया है, 200 रुपए और गैस सिलेंडर पे कम किया। मुझे आज से अभी से 2 कार्यक्रम पहले जिस कार्यक्रम में मैं था, उसमें कुछ बहनों ने कहा कि हमारे मोदी भाई को धन्यवाद पहुंचा देना। तो वास्तव में आपके श्रोताओं के माध्यम से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपनी बहनों के बिहाफ पे मोदी भाई को रक्षाबंधन का धन्यवाद पहुंचाने का ये अवसर लेता हूं। गरीबी की बात आप कर रहे थे, तो आपका मंत्रालय है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो इतनी बड़ी मात्रा में करोड़ों लोगों को सक्सेसफुली ऑल एसेंशियल कम्युनिटीज आप कैसे पहुंचाते हैं सक्सेसफुली? इसमें भी डिजिटलाइजेशन और इनोवेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। जगदीश जी, आप सब जानते हैं कि पहले और कई हिंदी पिक्चरें या कई पिक्चरों में हमने कहानियां देखी, कहानियां पढ़ी, सुनी, कैसे लोगों का शोषण होता था, कैसे लोगों को अनाज पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कम मिलता था, खराब क्वालिटी का मिलता था, ऐसा अनाज जो खाना भी बड़ा मुश्किल होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी जो व्यवस्था है इसको कैसे और अच्छा बनाना, उस पे पहले दिन से काम करना शुरू किया। आप जानते हैं 1 नेशन 1 राशन कार्ड का जो उन्होंने कल्पना की, वो कितनी गहरी कल्पना है। आखिर देश में कई ऐसे लोग हैं जो दूर दराज को जाके अपना रोजमर्रा का जीवन करते हैं, कमाई करते हैं। हमारे प्रवासी मजदूर परिवार एक शहर में, एक गांव में रहता है, खुद किसी और शहर में, गांव में जाके काम करते हैं। शायद कोई लड़का, बच्चा, बहन तीसरी जगह पे जाके पढ़ाई लिखाई करती हो। अब ये जो अनाज 5 किलो प्रति व्यक्ति, और अब तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ये अनाज पूरी तरीके से मुफ्त, अंत्योदय अन्न योजना के तहत 35 किलो हर परिवार को, और बाकी सब गरीबों को 5 किलो प्रति माह, ऐसे 80 करोड़ भाई बहनों को, चाहे गरीब हो चाहे निम्न मध्यम वर्ग हो, ऐसे 80 करोड़ भाई बहनों को मुफ्त में ये अनाज देश के कोने कोने तक मिलता है। आज आपको राशन कार्ड भी लेके जाना नहीं पड़ता है। अब राशन कार्ड आपका अंगूठा है और आपकी आंखें हैं। आधार से लिंक कर राशन
कार्ड के जो लाभार्थी थे उनका बायोमेट्रिक ले लिया गया और आज आप कोई भी दुकान में जाके 5 लाख पीडीएस की दुकान, लाभार्थी 5 लाख में से कोई दुकान में जाके अपना अंगूठा, अपना पहचान पत्र है, अंगूठा लगा के पूरा अनाज लेना चाहे पूरा ले सकते हैं, कुछ अनाज स्वयं लेना चाहे, कुछ अनाज गांव में अपनी पत्नी के लिए छोड़ना चाहे, कुछ अनाज कोई बच्चा किधर और पढ़ाई कर रहा है या किधर काम कर रहा है उनके लिए छोड़ना चाहे, तो एक प्रकार से सुविधा दे दी कि आप किधर से भी कभी भी और कितनी बार अलग अलग भी अपना लाभ, अपना अनाज आप ले सकते हैं। प्रमाण पत्र आपका अंगूठा है और अच्छी क्वालिटी का अनाज देने का काम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत अच्छा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आज देश भर में उपलब्ध कराया गया। सभी जो एफसीआई के गोडाउन है, सीडब्ल्यूसी के गोडाउन है, इनको अपग्रेड किया गया है और अभी भी उस पर काम चालू है। आगे चल के सभी गोडाउन कैसे 5 स्टार गोडाउन बने, अच्छी सुविधाओं से युक्त हो। और अभी हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है जिसके तहत हम सीसीटीवी कैमरा अच्छा हर गोडाउन में लगाने जा रहे हैं। वाह, तो जो अनाज गरीबों तक पहुंचते हैं वो कहां से आ रहा है, कहां स्टोर्ड है, उसका सीसीटीवी कैमरा में लगातार फुटेज मिलेगा। और आगे चल के आप चाहें तो जैसे पहले रेलवे की किचन्स में सीसीटीवी कैमरा लगा के खाना कहां बन रहा है वो उपभोक्ता देख सकता था, ऐसे ही अब पीडीएस का उपभोक्ता देख पाएगा कि अनाज कैसे स्टोर हो रहा है, अच्छी अवस्था में है कि नहीं, और उनको अच्छा अनाज पहुंच पाए। आपके पास जो मंत्रालयों की कतार है उसमें एक कपड़ा मंत्रालय भी है, उपेक्षित सा रहा है पहले कई वर्ष। अब सुना है उसमें कई कोलैबोरेशन आप कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ, तो ये कैसे कपड़ा मंत्रालय में काम को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, कपड़ा मंत्रालय एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत की शान है। कृषि क्षेत्र के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी क्षेत्र में लोगों को काम के या रोजगार के अवसर मिलते हैं तो वो वस्त्र क्षेत्र है। और वस्त्र क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिया था, एक कल्पना देश के समक्ष रखी थी, 5F, यानी फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। ये 5F की कल्पना अपने आप में अद्भुत है। उनके मन में कल्पना थी कि आज देश में कॉटन किधर और बनता है या टेक्निकल टेक्सटाइल कोई और जगह बनते हैं, फैब्रिक किसी और शहर या गांव में बनता है, कपड़े से गारमेंट या अपैरल कोई और जगह पे बनता है, कोई तिरुपुर में बनता है, कोई बेंगलोर में बनता है, कोई मुंबई में बन रहा है, कोई नोएडा में बन रहा है। फैशन की दुनिया किधर और है और पोर्ट्स जहां से फॉरेन में निर्यात हो सके वो अलग जगह पे। तो हमारा वस्त्र क्षेत्र इतना बिखरा हुआ है कि इस बिखरे हुए क्षेत्र का जो खर्च है, जो लॉजिस्टिक्स का खर्च है, जो सामान इधर से उधर लेके जाने का खर्च है, वो उसको कंपटीशन में, स्पर्धा में पीछे छोड़ दे। तो प्रधानमंत्री जी ने 7 पीएम मित्र पार्क, जिसमें मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके हजार एकड़ के ऐसे 7 पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऐसे 7 पीएम मित्र पार्क जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं एक ही जगह पे उपलब्ध होंगी। वीविंग हो, स्पिनिंग हो, गारमेंटिंग हो, टेस्टिंग लैब्स हो, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जिससे प्रोसेसिंग में प्रदूषण ना हो, वहीं पे नजदीक में निफ्ट की फैशन टेक्नोलॉजी की इंस्टीट्यूट हो जिससे हमारे युवा युवतियों को फैशन की दुनिया से भी जोड़ के इस क्षेत्र में फैशन भी प्रोवाइड कर सके और नए डिजाइन्स के साथ हमारा
वहां पे उत्पादन हो और उस उधर से कनेक्टिविटी अच्छी हो पोर्ट तक, जिससे निर्यात भी हो सके। इन सब सुविधाओं को एक स्थान पर लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया है। वस्त्र क्षेत्र आज लगभग 100 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री भारत में है और प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि 2030 तक इस पूरे क्षेत्र को 100 लाख करोड़ से बढ़कर 200 लाख करोड़ तक इसको ले लेके जाए। आज ये क्षेत्र जो नौकरियां या जो काम के अवसर देता है उसको भी दुगना करना, रोजगार को इस क्षेत्र में बढ़ाना, इस सब के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं और काम कर रहे हैं। तो इसी उत्साह के साथ फिर वापस आ रहे हैं 2024 में। वो तो जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, जनता का प्यार और विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है और आगे चल के इसी विश्वास के बलबूते पे हमारा भी आत्मविश्वास है कि जनता पुनः एक बार आशीर्वाद देगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि इसी प्रकार से वो देश की सेवा करते रहे, इसी प्रकार से जो उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के गरीबों कल्याण के काम में जो पूरा जीवन देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए समर्पित किया है, वो आगे भी करते रहेंगे। इस विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहें। एक दो आखिरी सवाल। अब 3 राज्यों में हिंदी क्षेत्र में चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान से आपका काफ़ी रिश्ता रहा है, कर्म भूमि रही है। क्या लगता है आप सरकार बना रहे हैं वहाँ राजस्थान में? मेरा भी कई इलाकों में राजस्थान में दौरा हुआ। वस्त्र क्षेत्र के कारण भी मुझे वहां जाने आने का मौका मिलता रहता है। पीछे अलवर, जयपुर ग्रामीण, भिलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, अलग अलग क्षेत्रों में गत 2-3 महीनों में मुझे जाने का मौका मिला। हाल में ही हमारी G20 की भी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, व्यापार और निवेश की जो मिनिस्ट्रियल थी वो भी जयपुर में ही पिछले हफ्ते ही पूरी हुई है। मेरा जितना जयपुर और अन्य स्थानों पर पत्रकारों के साथ, व्यापारियों के साथ, लोगों के साथ, आम नागरिकों के साथ, और मैं कई गांव तक गया, आदिवासी क्षेत्र में गया, छोटे छोटे बस्तियों में गया। मुझे तो परिवर्तन की लहर राजस्थान के कोने कोने में देखने को मिलती है और मुझे दिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य को देखते हुए और अशोक गहलोत जी की नाकामियों को देखते हुए, उनका भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार के कारनामों को देखते हुए, उनकी जिस प्रकार से विफलताएं रही हैं राजस्थान को विकास के साथ जोड़ने के लिए, राजस्थान को आगे लेके जाने के लिए, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अवश्य राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की आने वाले महीनों में राजस्थान में स्थापित होगी। कोई फीडबैक MP छत्तीसगढ़ के बारे में एज ए पार्टी मैन? मुझे लगता है जिस प्रकार से शिवराज जी ने काम किया है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की अलग अलग योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश को मिला है, मध्य प्रदेश में भी अवश्य पुनः एक बार भाजपा की सरकार आने जा रही है। बाघेल जी ने इश्तिहार तो बहुत सारे दिए, लंबे लंबे इश्तिहार दिए, लेकिन विकास नहीं पहुंचा पाए गरीबों तक, आदिवासियों तक। वो दिल नहीं जीत पाए पिछड़ों का। और छत्तीसगढ़ की तो जो आंकड़े भी आ रहे हैं वो स्पष्ट दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तन की लहर है और भाजपा वहां अवश्य सरकार बनाने जा रही है। कुल मिलाकर आपको आपके मंत्रालय में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में अद्भुत उपलब्धियों के लिए आपको एक बार फिर से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।